नेक्स्ट टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं गो बैक एन। ठीक है, तो गो बैक एन का बेसिकली यहाँ पे दो मीनिंग था। जो यहाँ पे एन रिप्रेजेंटेशन है, जो गो बैक एन में एन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट करता है सेंडर का स्लाइडिंग विंडो साइज क्या होगा। अगर मैं GB4 लिखा हूँ तो इसका मतलब है सेंडर का स्लाइडिंग विंडो का साइज 4 है, यानी कि वो 4 फ्रेम से एक बार में भेज पाएगा। ठीक है, वहीं मैं चाहे GB4 लिखूँ, GB5 लिखूँ या GB8 10 100 चाहे जो लिखूँ, जो रिसीवर का विंडो साइज होगा वो हमेशा 1 होगा। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल मैंने लिखा GB4। ठीक है, तो जो सेंडर विंडो साइज है वो 4 का होगा, कुछ ऐसा 0 1 2 3। तो बेसिकली एक बार में जो विंडो साइज है वो 4 है, मतलब एक बार में 4 फ्रेम्स की मतलब केयर की जा रही है। ठीक है, आगे हो सकता है और फ्रेम अवेलेबल हो। वहीं जो रिसीवर साइड होगा वो सिंगल विंडो का साइज होगा। ठीक है, यानी कि 0। ठीक है, ये पहले 0 एक्सपेक्ट कर रहा है। यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी या इन ऑर्डर डिलीवरी। सपोज ये इमेजिन करिए हमारा ये विंडो साइज 4 था, मैंने 0th पैकेट भेजा, 1 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा, पूरी विंडो भेजी, बट 3 पहले रिसीव हो गया है। ठीक है, 3 पहले रिसीव हो गया है। तो अब यहाँ पे देखो, जो सेंडर विंडो साइज था वो तो 1 का ही था। ठीक, और ये पहली बिट यानी 0th फ्रेम एक्सपेक्ट, मतलब 0th पहला फ्रेम यानी 0th फ्रेम एक्सपेक्ट कर रहा है यहाँ पे, 0th सीक्वेंस का फ्रेम। ठीक है, तो 3 पैकेट जो होगा वो डिस्कार्ड कर दिया जाएगा, यानी कि GB गो बैक एन में आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर 0th फ्रेम एक्सपेक्ट, 0th सीक्वेंस नंबर का फ्रेम एक्सपेक्ट किया जा रहा है तो हमें 0 ही पहले रिसीव करवाना होगा। जब तक 0 नहीं आएगा ये विंडो आगे स्लाइड नहीं करेगी। ठीक है, जब मान लीजिए 0 आ गया है तो ये विंडो आगे स्लाइड कर जाएगी, और अब ये 1 एक्सपेक्ट कर रही है, देन यहाँ से 1 आ जाना चाहिए। जब 1 आ जाएगा तो ये 2 एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, और सेम जब 2 आ जाएगा तो ये 3 एक्सपेक्ट कर रही है। ठीक है, अब अगर क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी एक्नॉलेजमेंट होती है, ठीक है, तो जब हमारे पास 0 1 2 3 रिसीव हो गया है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ACK4 फिल करके भेज देंगे, तो पूरी की पूरी ये विंडो स्लाइड करके यहाँ पे आ जाएगी। अब एक चीज़ देखते हैं, इसका नाम गो बैक एन क्यों पड़ा, मतलब गो बैक का यहाँ क्या सेंस है। अब जस्ट इमेजिन करिए, यहाँ पे 0th पैकेट गया, 1th गया, 2nd गया, 3rd गया, और 0th लॉस हो गया है, तो 1 2 3 तो वैसे भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वापस कुछ टाइम बाद क्या होगा, 0th टाइमर का जो पैकेट होगा जिसका टाइमर था। अच्छा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी गो बैक एन होता है, ये जो टाइमर होता है, अभी तक हम स्टॉप एंड वेट में क्या करते थे, हर फ्रेम बेचते थे उसका टाइमर स्टार्ट करते थे, हर फ्रेम बेचते थे उसका टाइमर स्टार्ट करते थे। यहाँ पे जो विंडो में लेफ्ट मोस्ट फ्रेम होता है, यहाँ पे जो कि 0th है, तो सिर्फ इसका टाइमर मेंटेन किया जाएगा। 1 का, 2 का, 3 का कोई टाइमर नहीं मेंटेन किया जाएगा। ऐसा कर क्यों पा रहे हैं, अगर हमारा 0th का टाइमर ओवर हो गया है तो वैसे भी हमें पता है कि यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी तो हो नहीं सकती है, यानी 1 या 2 या 3 तो वैसे भी एक्सपेक्ट नहीं होने वाला है, मतलब एक्सेप्ट होगा ही नहीं वहाँ पे। भाई 0th का अगर टाइमर ओवर होने का मतलब हम क्या एज्यूम करते हैं कि जो हमारा 0th सीक्वेंस का जो फ्रेम है वो पहुंचा ही नहीं वहाँ पे, तभी तो हमें उसकी एसीके नहीं, हम तो यही एज्यूम करके, वो अलग सिनेरियो हो सकता है एसीके ही लॉस्ट हुई हो, वो डजेंट मैटर, बट हम क्या इमेजिन करते हैं कि 0th जो फ्रेम सीक्वेंस है, 0th डेटा पैकेट है या फ्रेम है, आप जो भी बोल लो, वो पहुंचा ही नहीं। अगर वही नहीं पहुंचा है तो 1 2 3 कैसे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम बहुत इजीली यहाँ पे सिर्फ इसका टाइमर मेंटेन करते हैं। ठीक है, अगर ये टाइमर ओवर हो जाता है तो भले हम 1 2 3 पैकेट सेंड कर चुके हैं, हम वापस 0 पे आते हैं, यानी वापस देखिए हम n पैकेट्स पीछे आ गए। यहाँ GB4 था तो हम 4 पैकेट वापस पीछे आ गए हैं विंडो में, और अगेन रीट्रांसमिट कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम पड़ा है गो बैक एन। 4 पैकेट पीछे गए हैं और रीट्रांसमिट किए हैं, तो हुआ ना कि हम गो बैक मतलब 4 n पैकेट्स पीछे गए हैं, n पैकेट्स पीछे जाओ और रीट्रांसमिट करो, इसीलिए गो बैक एन ARQ। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है जी जी गो बैक एन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि यहाँ पे n की रिप्रेजेंटेशन की थी, n ने बताया कि हमारा सेंडर विंडो साइज क्या होगा। वही हमें ये भी क्लियर हो गया कि इसका नाम गो बैक n ही क्यों है। अब एक चीज़ और आती, मैंने कह दिया इट यूजेस कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट, बट एक केस आप इमेजिन करिए, मैंने 4 का विंडो साइज ले लिया है। अब सपोज दैट इसके आगे जो डेटा है, यहाँ पे जो डेटा है, इस विंडो ख़त्म होने के बाद डेटा इतना ही हमारे पास अवेलेबल है सेंड करने को। ठीक है, तब हो क्या रहा होगा, सेंडर की तरफ देखते हैं हुआ क्या। सबसे पहले मैंने 0 से स्टार्ट किया, पहले विंडो यहाँ पे थी, इस जगह पे थी विंडो, तो मैंने 0th रिसीव किया, 1 2 3 4 0 1 2। ठीक, 0 मैंने रिसीव कर दिया, स्लाइडिंग विंडो आगे आ गई, मैंने 1 रिसीव किया, स्लाइडिंग विंडो आगे आ गई,
2 रिसीव किया, स्लाइडिंग विंडो और आके आ गई, और 3 रिसीव किया, स्लाइडिंग विंडो आ गई। अब क्योंकि फ्रेम साइज मान लो यहाँ पे 4 था, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि 4 के हिसाब से कम्युनिटी एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, इसने इसकी कम्युनिटी एसी के भेज दी, एसी के 4। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, इसने नई विंडोज भेजना चालू कर दी, जो कि अब क्योंकि अवेलेबल ही नहीं डेटा है, तो भले ही जीबी 4 क्या हो, जब हमारे पास आगे डेटा है ही नहीं तो विंडो साइज ऑब्वियसली 2 हो जाएगा, 4 कैसे हो जाएगा, तो 2 ही बचा, तो इसने 4 भेजा, स्लाइडिंग विंडो आगे हो गई, 0 भेजा, स्लाइडिंग विंडो आगे हो गई। बट अब ये 1 एक्सपेक्ट कर रहा है, 1 का वेट करने लगा है। अगर ये 4 के ही बाद एसी के भेजेगा, यानी 4 फ्रेम रिसीव करने के बाद कम्युनिटी एक्नॉलेजमेंट करेगा, अगर सिर्फ यही केस होगा, तो ये तो इन्फिनाइट टाइम के लिए वेट करता रह जाएगा 1 का। ठीक है, और इसे कभी 4 और 0 की एसी के नहीं रिसीव होगी सेंडर को, तो ये बार बार फ्रेम भी रिट्रांसमिट करने लगेगा 4-0 को। इसे इसका सोचो ना, इसे 4th का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला अब, तो ये क्या करेगा, बार बार फ्रेम भेजता रहेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जो रिसीवर होता है वो भी फ्रेम का जो ये लेफ्ट मोस्ट पार्ट होता है, यहाँ पे एक एसीके चलाता है, टाइमर चलाता है एसीके का, यानी कि 4th फ्रेम जैसे ही रिसीव हुआ, इसने एक टाइमर इनेबल कर दिया। उतने टाइमर के अंदर अगर पूरा पैकेट आ जाता है, तो ये पूरे पैकेट का कम्युनिटी एसीके भेजेगा। यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो 0 1 2 3, इसका क्या आएगा, 3 आएगा, तो यानी ये एसीके 3 भेजता। बट अगर ये टाइमर एक्सपायर कर जाता है, तो ये जितने फ्रेम इसने रिसीव किए हैं, जो कि इस केस में 4 है और 0 है, ये उन सभी के एसी के फिर इमीडिएटली भेज देता है, ताकि ये इन्फिनाइट लूप में ना फंस जाए। एंड अदरवाइज सोचिए ना, अब ये 1 पे ही वेट करता रह जाएगा, इसको जब तक 1 का फ्रेम और 2 का नहीं मिलेगा फ्रेम, ये दोनों, तब तक ये एसी के भेजेगा ही नहीं। और इस केस में ये क्या होगा, ये बार बार इस विंडो को रिट्रांसमिट करने लगेगा। तो इससे बचने के लिए रिसीवर भी अपनी एक क्लॉक बना के रखता है, अगर वो क्लॉक एक्सपायर कर जाती है तो हम जितने पैकेट उसकी उस टाइम पीरियड में रिसीव कर चुके हैं, उन सबको ही दोबारा भेज देंगे। ठीक, उन सबकी मतलब एसी के भेज देंगे हम, फिर हम वेट नहीं करेंगे आगे वाले पैकेट्स का। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी रिजेक्टेड बाय रिसीवर। पहले हम देख चुके हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी नहीं हो सकती, अगर 0th पैकेट की एक्सपेक्टेशन है तो 0th पैकेट ही आना चाहिए, 1 नहीं आ सकता। दूसरा, टाइमर इज मेंटेन फॉर ओनली लेफ्ट मोस्ट फ्रेम। अगर मैं सेंडर की बात करूं तो वो लेफ्ट मोस्ट फ्रेम का टाइमर मेंटेन करता है। साथ में रिसीवर भी एक टाइमर मेंटेन करता है एक्नॉलेजमेंट के लिए, अगर उतने टाइम में सारे पैकेट आ गए हैं विंडो के हिसाब से तो कम्युनिटी एक्नॉलेजमेंट जाएगी, नहीं तो जैसे ही वो टाइमर ओवर होगा तो जितने फ्रेम उस टाइम में आए थे उनकी एसी के भेज दी जाएगी। अब बात करते हैं इफिशियंसी की। यहाँ पे तो यहाँ पे हम पहले इफिशियंसी जो लिखते थे वो कैसे लिखते थे, यूजफुल टाइम अपॉन साइकिल टाइम। ठीक है, बट यहाँ पे हम फॉर्मूले को थोड़ा अलग वे में लिख रहे हैं। यहाँ पे हम बोल रहे हैं एक्चुअल विंडो साइज, जो हम, और यहाँ पे एक्चुअल विंडो साइज कह लीजिए आप, या कह लीजिए सेंडर विंडो साइज। ठीक, सेंडर विंडो साइज, या इसे आप यूजफुल विंडो साइज भी बोल सकते हैं, अपॉन टोटल पॉसिबल विंडो साइज, मैक्सिमम विंडो, या टोटल के बजाय मैं कहूंगा मैक्सिमम पॉसिबल विंडो साइज। ठीक, तो गो बैक एन में हमने देखा अगर गो बैक एन है तो जो सेंडर का विंडो साइज होगा, जो एक्चुअल विंडो साइज होगा या यूजफुल विंडो साइज होगा, वो एन होगा। वही मैं कहूँ अगर मैक्स पॉसिबल विंडो साइज क्या हो सकता है, तो ये 1 + 2a हो सकता है। ठीक, पहले जब हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे तो मैंने टीपी, टीटीपी और टीटी के हिसाब से जब कैलकुलेट करवाया था कि आप मैक्सिमम कितने फ्रेम भेज सकते हैं, 100% इफिशियंसी का आप न्यूमेरिकल याद कीजिए, तो वहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि आप 1 + 2a अमाउंट ऑफ फ्रेम्स एक्चुअली भेज सकते हैं, जिससे पहले आपको एसी के आएगी। तो मैक्सिमम पॉसिबल विंडो साइज क्या हो सकता है, 1 + 2a हो सकता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ, भले ही सीक्वेंस नंबर को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, मैंने कहा बस मैक्सिमम मुझे बताओ, मैक्सिमम कितना पॉसिबल है इस चैनल में, तो वो 1 + 2a ही होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो इफिशियंसी आएगी निकल के वो n/1 + 2a आ जाएगी, ये गो बैक n की इफिशियंसी है। ठीक, अब एक केस और आता है, मैं आपको गो बैक एन नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैंने एन आपको बताया ही नहीं, मैंने आपको रिसीवर विंडो साइज दे दी है और मैंने बोला अब बताओ मुझे सेंडर विंडो साइज क्या होगी, कैसे फिगर आउट करोगे। मैंने नहीं बोला है कि ये GB 5 है या 6 है या 7 है, ये लिखा होता तो मैं तुरंत कह देता कि 7 होगी स्लाइडिंग विंडो साइज सेंडर की, बट अगर ये नहीं गिवन है, मुझे गिवन ये है कि m नंबर ऑफ बिट्स गिवन है, नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल फॉर सीक्वेंस नंबरिंग, यानी कि मैंने बोला ये m बिट्स यानी m नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल है आपको पैकेट सीक्वेंस करने के लिए।
उस केस में आप कैसे पता कर पाएंगे कि आपको रिसीवर विंडो तो पता है बाय डिफॉल्ट, अगर ये गो बैक एन है तो रिसीवर विंडो 1 ही होगा, ठीक है। तो पता कैसे करें कि यहाँ पे सेंडर विंडो साइज क्या है या ये गो बैक कितना है, मतलब जीबी एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है। तो हम लोगों ने पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था, अवेलेबल सीक्वेंस नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सेंडर विंडो साइज प्लस रिसीवर विंडो साइज। अब हमें रिसीवर यहाँ पता है 1 है, और एएशन क्या है 2 की पावर n हम लिख सकते हैं, यानी कि अगर m बिट्स हैं तो 2 की पावर m कॉम्बिनेशन ही तो अवेलेबल है हमारे पास सीक्वेंस नंबरिंग के लिए। तो अगर मैं इसे इनइक्वालिटी हटा के सीधे लिखूं तो 2 की पावर m इक्वल्स टू सेंडर विंडो साइज प्लस 1। तो मैं 1 को अगर उधर भेज दूं तो सेंडर विंडो साइज क्या आ जाएगा 2 की पावर m माइनस 1। यानी कि अगर हमारे पास m बिट की सीक्वेंस नंबर फील्ड अवेलेबल है तो हमारा सेंडर विंडो साइज या स्लाइडिंग विंडो साइज जो होगा सेंडर का वो क्या होगा 2 की पावर m माइनस 1। ये निकल के आता है हमारा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, n नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल फॉर सीक्वेंस नंबर इक्वल्स टू m, देन सेंडिंग विंडो सेंडर का विंडो साइज जो होगा वो होगा 2 की पावर m माइनस 1। अब नेक्स्ट देखते हैं, हम लोगों ने ये लिमिट तो निकाल ली थी, ये विंडो साइज तो निकाल लिया था सेंडर का, बट अगर ये सेंडर विंडो साइज हम ना फॉलो करें या इससे इसको मतलब इस सेंडर विंडो साइज का बेसिकली मतलब क्या है कि जो भी सेंडर विंडो साइज है वो 2 की पावर m से कम होना चाहिए। तो अगर सब्ट्रैक्ट बाई 1 हो रहा है तो बेसिकली 2 की पावर m से तो कम ही हो, ठीक है, उतना ही हम ले सकते हैं सेंडर का स्लाइडिंग विंडो साइज। तो ये क्यों, मतलब अगर ये हम ना करें, ये ना फॉलो करें तो क्या इशू होता है। तो हम दो केस ले लेते हैं, एक केस है जिसमें हमने इस चीज़ को फॉलो किया है, यानी विंडो साइज को हमने 2 की पावर m से कम रखा है। यहाँ पे देखिए 2 की पावर m माइनस 1 लिखा है, तो बेसिकली हम एक सब्ट्रैक्ट करें तो हम सीधे इतना भी तो बोल सकते हैं ना कि 2 की पावर 1 से 2 की पावर m से कम ही हो, तब एटलीस्ट 1 तो घटाएंगे ही कम करने के लिए, से मैंने डायरेक्ट लिख दिया है विंडो साइज लेस देन 2 की पावर m, ठीक है। सेकेंड केस है जब हमने विंडो साइज मैक्सिमम यानी 2 की पावर m ही ले लिया है, मतलब इस रूल को नहीं फॉलो अप किया अपने लिए जब हम लोगों ने रूल बनाया, ठीक है। तो देखते हैं होता क्या है। फर्स्ट केस लेते हैं जब सेंडर विंडो साइज हम लोगों ने रूल फॉलो किया है। ये हमारा कुछ फ्रेम्स थे 1 2 0 1 2 3 सीक्वेंस नंबर थे। रिसीवर टाइप एक स्लाइडिंग विंडो का साइज 1 था, देखो 1 है और वही सीक्वेंस नंबर 0 1 2 3 अवेलेबल है। और फॉलो किया है यहाँ पे 2 की पावर m, यहाँ पे देखो एक कम हो रखा है फ्रेम, लेस देन 2 की पावर m है, यहाँ पे m इक्वल्स टू 2 है इस केस में, ठीक है। तभी 2 की पावर 2 यानी 4 माइनस 1 यानी 3 आया, तो देखो 3 साइज की हमारे पास सेंडिंग विंडो है, ठीक है। तो 0 1 2 मैंने फ्रेम 0 भेजा। अब सपोज करते हैं फ्रेम 0 की हमने ACK की थी और वो ACK लॉस्ट हो गई है। अब ACK भले ही लॉस्ट हो गई है बट ये तो फ्रेम 0 रिसीव कर चुका था, तो ये तो विंडो आगे बढ़ जाएगी ना, स्लाइड कर जाएगी राइट साइड, तो विंडो स्लाइड कर गई। फ्रेम 1 आया, वो भी रिसीव हुआ, उसकी भी ACK लेकिन लॉस्ट हो गई, बट क्योंकि फ्रेम रिसीव हो चुका है तो ऑब्वियसली स्लाइडिंग विंडो स्लाइड कर जाएगी, वो 2 पे आ चुकी है, ठीक है। फ्रेम 2 आया, वो भी रिसीव हो गया, सारे देखो पैकेट इन ऑर्डर्स भी आ रहे हैं इसलिए रिसीव होते जा रहे हैं, ठीक है। 2 आया, उसकी भी ACK लॉस्ट हो गई। बट यहां तक आते आते जो फ्रेम 0 हम क्या करते थे, लेफ्ट मोस्ट जो वो होता था, मतलब स्लाइडिंग विंडो में जो लेफ्ट मोस्ट फ्रेम होता था या लेफ्ट मोस्ट डेटा पैकेट होता था उसका ही टाइमर मेंटेन करते थे ना, तो मैंने टाइमर यहाँ पे चालू किया था, वो टाइमर फाइनली ओवर हो चुका है, बट हमारे पास एक्नॉलेजमेंट नहीं आई है 0th फ्रेम की जो हमने भेजा था, ठीक है। तो अब ये फ्रेम वापस सेंड हो जाएगा, फ्रेम 0 वापस सेंड हुआ। बट यहाँ पे देखो क्योंकि स्लाइडिंग विंडो आगे बढ़ गई थी, 3 पे आ गई थी। अब एक चीज नोटिस करना, क्योंकि मैंने एक कम रखा था, अगर मैं एक कम न रखता तो क्या होता, यहाँ पे 0 आ जाता भाई, 3 भी रिसीव हुआ होता और यहाँ पे 0 आता, 0 पे आ चुकी होती है चीज। चलिए ये आगे देखेंगे भी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 3 है, अब ये एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, 3 आया क्या है फ्रेम 0, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये वापस से एक और एक्नॉलेजमेंट भेज देगा इन फ्रेम्स की, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ ऑर्डर डिलीवरी हुई इसलिए इसने एक और ACK भेज देगा, ठीक। अब देखते हैं जब मैंने ये रूल नहीं फॉलो किया, यानी m इक्वल्स टू 2 था, इसके अकॉर्डिंग 2 की पावर m माइनस 1 हम रख सकते थे, बट हमने 2 की पावर m ही रख दिया साइज, यानी कि 0 1 2 3 4 ही रख दिया। 2 की पावर 2 4 रख कितना मैक्सिमम सकते थे, 3 रख सकते थे, लेस देन 4 होना चाहिए, बट हमने 4 ही रख दिया है मैक्सिमम। तो ले लेते हैं 0 1 2 3। अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, चेंज यहाँ पे 0 1 2 के बाद ACK आती, अगर कम्युलेटिव ACK आती भी तो किसकी आती, 3 के लिए आ जाती इजीली, बट यहाँ पे अब किसके लिए आएगी, 0 के लिए। तो अगर हम ऐसे भी सोचे कि अगर कम्युलेटिव ACK आ भी जाए और वो आएगी ACK 0 फिल करके, तो अगेन कंफ्यूज हो जाओगे आप कि कौन सा 0, ये 0 कि ये 0, ये तो विंडो आगे बढ़ी नहीं होगी, कम्युलेटिव ACK आनी है, तब भी कंफ्यूजन है। अब इसको नेक्स्ट तरीके से देखते हैं। फ्रेम 0 गया, रिसीव हुआ, इसकी ACK लॉस्ट हो गई,
1 गया, इसकी भी एसी के लॉस्ट हो गई, रिसीव हो गया था स्टिल। 2 गया, इसकी भी एसी के लॉस्ट हो गई। 3 गया, इसकी भी एसी के लॉस्ट हो गई। अब यहाँ पे टाइम आउट हुआ तब तक पहले फ्रेम का, मैंने वापस फ्रेम 0 रीट्रांसमिट किया। अब क्योंकि सीक्वेंस नंबर रैप अराउंड हो गए थे, यानी वापस 0 पे हम आ चुके थे, आया भी फ्रेम 0। क्या यहाँ पे यही फ्रेम 0 आना था इस जगह पे? ये फ्रेम 0 तो यहाँ का था ना, इस फर्स्ट 0 का, यहाँ पे पहली वाली विंडो का। बट ये आया कहाँ पे है वापस? इस जगह पे। और यहाँ ये एक्सपेक्ट भी हो जाएगा क्योंकि 0 नंबर भी यहाँ पे, 0 आया भी है, तो यहाँ पे इशू नहीं बहुत बड़ा दिखा, गलत जगह फ्रेम एक्सेप्ट होना चालू हो गए। अगर मैं इसको एक दूसरे तरीके से थोड़ा दिखाता हूँ, 0 1 2 3, 0 1 2 3, पहला मैंने फॉलो किया रूल, 4 में कर सकता था मैक्सिमम, 4 -1 करना चाहिए था, यानी लेस देन 2 की पावर m, मैंने वही किया, 3 का लिया। ठीक, ये है रिसीवर, 0 1 2 3, 0 1 2 3। ठीक, ये पूरा फ्रेम मान लो मैंने सेंड किया और ये सक्सेसफुली रिसीव हुआ, 0 भी रिसीव हुआ, 1 भी रिसीव हुआ, 2 भी रिसीव हुआ। ठीक है, तो हम कम्युलेटिव एसी के क्या फिल करके भेजेंगे? एसी के 3। तो क्या यहाँ पे कोई कंफ्यूजन जनरेट हुई? नहीं जनरेट हुई। हम सिंपली ये विंडो पूरी मूव होके आगे आ जाएगी ऐसे, और हम थर्ड फ्रेम भेज देंगे। अगले केस का भी आप सोच लो, कम्युनिटी एसी के क्या आएगी? एसी के 2 आएगी। तो देखो कोई कंफ्यूजन नहीं जनरेट हो रहा है, विंडो साइड बहुत प्रॉपरली मूव कर पा रही है। बट यही मैं कहूँ कि मैं ये जो 2 की पावर m माइनस वाला रूल था, नहीं फॉलो किया मैंने। यहाँ पे m इक्वल्स टू 2 था, इस एग्जाम्पल में हम अभी तक लेते चले आ रहे हैं, तो मैंने 2 की पावर 2 यानी 4 ही ले लिया सेंडिंग विंडो साइज। अब इस केस में देखते हैं क्या होता है। 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3। मैंने कहा 4 ही ले लो मैक्सिमम, मैं m 2 की पावर m माइनस 1 जो कि निकल के आता है 3, बेसिकली मैंने 3 की जगह 4 ही ले ली मैक्सिमम विंडो साइज। चलो लेके देखते हैं क्या होता है। और मैंने कहा ये पूरा फ्रेम सक्सेसफुली गया है यहाँ पे, पहले यहाँ रहा होगा रिसीवर का स्लाइडिंग विंडो, फिर यहाँ पे आया होगा, फिर यहाँ पे आया होगा, फिर यहाँ पे। इसने ये सारे फ्रेम एक साथ रिसीव किए और फिर एक कम्युलेटिव एसी के की, एसी के 4, ठीक, सॉरी एसी के 0 की यहाँ पे, क्योंकि रैप अराउंड हो गया है ना तो 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ क्या रिसीव हुआ? एसी के 0। तो क्या यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं हो गई? एसी के 0 आने का सेंस क्या है? ये तो ये क्या एज्यूम करेगा कि ये 0, भाई करता क्या है सेंडर? सबसे पहले जिस फ्रेम की एसी के आई है, जिसकी डिमांड की गई है हमसे, एसी के होता क्या बेसिकली? अगर 0 1 2 3 हो जाए तो मैंने 0 लिखने का मतलब नेक्स्ट 0th फ्रेम भेजो, ये सारे आ चुके हैं, यानी मैंने इसकी डिमांड पुट की है सॉर्ट ऑफ, और इनकी एक्नॉलेजमेंट भी कर दी है। अब इसने जब एसी के 0 पुट किया, यहाँ पे एसी के 0 आया, तो ये क्या करेगा? सबसे पहले अपनी विंडो में देखेगा। इसने अपनी विंडो में देखा, हाँ मेरे पास 0 नाम का फ्रेम है, तो ये क्या करेगा? और ये होगा क्या, क्योंकि मैंने कहा था ना ये सारा ही फ्रेम वापस भेजेगा गो बैक एंड में। तो ये n स्टेप्स पीछे आया, 4 स्टेप पीछे आया, 0 पे आया, और इसने अगेन ये पूरा फ्रेम ट्रांसमिट कर दिया। तो ये सेम फ्रेम कॉपी होके यहाँ वापस ऐसे आ जाएगा। अगर वापस एसी के 0 आई तो आप एक चीज नोटिस करिए, ये स्लाइडिंग विंडो कभी आगे मूव ही नहीं करेगी। ये बार बार यही 0 1 2 3, यही सेम 0 1 2 3 सीक्वेंस के पैकेट भेजते रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एसी के 0 है और ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये केस ना हो, इससे बचने के लिए हम ये 2 की पावर m माइनस 1 वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन नहीं हो रही थी, एसी के 3 आई, 3 जब ये देखेगा क्या मेरे पास थर्ड नंबर का कोई फ्रेम है, नहीं मेरे पास नहीं है तो आगे है, तो ये पूरी विंडो आगे कर देगा और ये एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि ये रिसीव हो चुके हैं, तभी तो आगे फ्रेम की एसी के आई है। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये क्लियर हो जाता है वाई 2 की पावर m माइनस 1 का कॉन्सेप्ट। अब एक चीज देखते हैं कि गो बैक एन और सिलेक्टिव, सिलेक्टिव नहीं, स्टॉप एंड वेट ARQ जो हमने पढ़ा था, और गो बैक एन, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, सिमिलरिटीज क्या हैं बेसिकली। सो इन रियलिटी अगर हम देखें तो जो स्टॉप एंड वेट ARQ है वो बेसिकली सॉर्ट ऑफ स्पेशल केस ऑफ गो बैक है। ठीक है, जो स्टॉप एंड वेट ARQ है स्पेशल केस है गो बैक एन, वेयर m जो है नंबर ऑफ बिट्स अवेलेबल थी वो 1 थी। अगर याद करें आप स्टॉप एंड वेट ARQ में, तो हम कितने एक ही बिट तो यूज़ कर रहे थे, 0 या 1, एक ही सीक्वेंस। अगर बिट फील्ड की मैं बात करूँ तो वो एक ही तो है, वही हम 0 1 करके इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर मैं फॉर्मूले में पुट भी कर दूँ सेंडर विंडो साइज, तो क्या निकल के आएगा? 2 की पावर 1 माइनस 1 इक्वल्स टू सेंडर विंडो साइज।
विच बेसिकली इम्प्लाइज क्या, सेंडर विंडो साइज इक्वल्स टू 1। तो यही तो होता था, और रिसीवर में तो है ही इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली ये स्पेशल केस हुआ स्टॉप एंड वेट ARQ, बेसिकली स्पेशल केस हुआ गो बैक एन का, जहाँ पे जो m की वैल्यू है वो 1 गिवन है, ठीक है। और अगर हम फॉर्मूले में पुट करें तो वो चीज़ देखिए वेरीफाई हो जा रही है। अगर स्टॉप एंड वेट ARQ याद हो तो उसमें सेंडिंग विंडो साइज भी 1 होता था, सेंडर का भी यानी स्लाइडिंग विंडो साइज भी 1 होता था, और रिसीवर का भी जो स्लाइडिंग विंडो साइज होता था वो 1 होता था, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेलेक्टिव रिपीट ARQ।